बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं जी आप। उम्मीद है कि आपकी ईद जो है ना वो अच्छी गुजरी होगी। लेकिन जिस तरह गमों के बाद खुशियां होती हैं तो खुशियों के बाद दोबारा फिर जो है ना ये पढ़ाई का जो है आप सिलसिला शुरू करते हैं। बड़ी मुश्किल से जो है ना वो ईद के सहर से जो है ना वो बाहर निकले हैं। बहरहाल आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 2। आपको याद होगा, अब तो बड़ी पुरानी बात हो गई है, पता नहीं आपको याद भी है कि नहीं, तो याद करवा दूं कि हमने ना चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट किया हुआ था, जो कि ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम का चैप्टर था। इस चैप्टर के अंदर हमने जो चीज़ें पढ़ ली थी, सबसे पहले लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स क्या होते हैं। तो हमने ये देखा था कि हमारे पास हर जो डॉक्यूमेंटेड एविडेंस होती है ना एक ट्रांजैक्शन की, वो हमारे पास अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स कहलाते हैं। चाहे वो कोई वोचर है, चाहे वो कोई रिसीप्ट है, चाहे वो जर्नल है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। और हमने ये भी देखा था कि मैनुअल सिस्टम में अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स जो हैं ये वॉचर जर्नल्स ये हैं, लेकिन जब हम कंप्यूटर बेस्ड में गए थे तो वहाँ पे हमारे पास 3 किस्म की फ़ाइल थी। टर्न अराउंड डॉक्यूमेंट था, सोर्स डॉक्यूमेंट था और हमारे पास प्रोडक्ट डॉक्यूमेंट था। तो ये हमने बात की थी कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम के लिए, ठीक है। और फिर हमने ये देखा था कि यही बेसिकली वो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हैं जो हमें ऑडिट ट्रेल के अंदर जो है ना वो आसानी पैदा करते हैं। अगर आप ऑडिटिंग करना चाहते हैं तो जब तक आपके पास वैलिड अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मौजूद नहीं होंगे, या वो वॉचर्स या वो सोर्स डॉक्यूमेंट या रिसीप्ट्स वगैरह नहीं होंगी, तो आप ऑडिटिंग जो है वो उसको कम्प्लीटली नहीं कर सकते। आज थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक है, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। ये टॉपिक बिल्कुल कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग से रिलेटेड टॉपिक है बेसिकली। और शायद आपको ये भी लगे कि जी हमारे रिलेटेड तो ये है ही नहीं, लेकिन पेपर में क्वेश्चन ये आ चुका हुआ है। पेपर में सवाल ये किस तरह से आता है कि व्हाट आर डिफरेंट डॉक्यूमेंटेशन टेक्निक्स, एक्सप्लेन डिफरेंट डॉक्यूमेंटेशन टेक्निक्स, ठीक है। या 6 टेक्निक्स हम पढ़ेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि 6 की 6 को वो एक क्वेश्चन में दे जाता है और आपने फिर वन बाय वन सबको एक्सप्लेन करना है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो किसी एक डॉक्यूमेंटेशन टेक्निक के बारे में पूछ लेता है। जैसे कि हमारे पास है डॉक्यूमेंटेशन टेक्निक्स कौन सी होती हैं, और उसके बाद फिर हम तो किसी भी हवाले से क्वेश्चन जो है ना वो पेपर में आ सकता है, तो इसलिए हम इसको स्किप नहीं कर सकते। थोड़ा सा टेक्निकल है बस। क्यों इसकी ज़रूरत है, ज़ाहिर है अगर ज़रूरत है तो आपके कोर्स में है। ज़रूरत में को मैं बताने की कोशिश करता हूँ। हमारे पास जो है ना एक बहुत पुरानी कहावत है कि हम जो है ना वो एक तस्वीर से ज़्यादा अच्छे तरीके से किसी को कोई बात समझा सकते हैं किसी सिस्टम के बारे में, बजाय इसके कि उसको एक रिटन जो है ना वो एक्सप्लेनेशन दी जाए। आपके सामने अगर एक डायग्राम बन के आ जाए किसी प्रोसेस की, आपने अकाउंटिंग के अंदर, इकोनॉमिक्स के अंदर और बहुत सारे सब्जेक्ट्स के अंदर देखा होगा कि जब तक आपको किसी भी प्रोसेस की डायग्राम नहीं ना बताई जाती तो आपको उसका जो सिस्टम है या उसकी जो वर्किंग है वो क्लियरली समझ नहीं आती, ठीक है। इसीलिए ये जो ओल्ड सेइंग है ना कि पिक्चर इज़ वर्थ देन 1000 वर्ड्स, कि एक तस्वीर जो होती है वो हज़ारों अल्फाज से बेहतर होती है, ठीक है। तो अगर हम किसी सिस्टम को डिस्क्राइब करते हैं, मैं ये कहता हूँ जी कि अकाउंटिंग सिस्टम है, उसके अंदर सेल्स जो है ना वो ऐसी होगी कि एक कस्टमर आएगा, ये रिटन फॉर्म में हम दे देते हैं कि कस्टमर विल come to the front desk, he will give या handed over a sales order to the सेल्स पर्सन, वो उस सेल्स ऑर्डर को अप्रूव करेगा। और इस तरह हम ना लिख देते हैं। इस लिखने की बजाय अगर हम एक डायग्राम बनाकर उसके सामने रख देंगे, किसके सामने हमने रखनी है, असल मसला तो ये है ना कि ये चीज़, ये विजुअल इमेजेस जो हैं ये हम किसको कन्वे करना चाहते हैं। हम कन्वे करना चाहते हैं उस बंदे को जो इस सिस्टम का एंड यूज़र है। और इस सिस्टम के अंदर एंड यूज़र्स जो हैं वो ऑडिटर्स हैं, वो सारे के सारे जो है ना वो एंड यूज़र्स होते हैं। अब अगर देखें, फ़र्ज़ करें ये एग्जांपल है हमारे पास, ये मैंने एक डायग्राम जो है ना वो आपके सामने बनाई है। अब इस डायग्राम के अंदर देखें आईटी सर्विसेज है, मार्केटिंग है। ये डायग्राम जो है ना सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके सामने आ गई। मैं इसके बारे में कुछ नहीं बताता कि ये डायग्राम क्या करती है, मैं सिर्फ आपसे ये चंद सवाल पूछता हूँ, ठीक है। विच सिस्टम प्लेज सेंट्रल रोल, आप इस डायग्राम को देखेंगे और देखते ही मेरा ख्याल है पहचान जाएंगे कि आईटी सर्विसेज जो है ना ये एक ऐसा सिस्टम है जो कि इस सारी डायग्राम के अंदर जो है ना वो सेंट्रल रोल जो है वो प्ले कर रहा है। अच्छा, अब अगला सवाल मैं करता हूं कि इस डाटा इनपुट फॉर आईटी सर्विसेज और सारे डिपार्टमेंट्स में कुछ चीज़ें इन हो रही हैं, कुछ आउट हो रही हैं।
तो मैंने आपसे पूछा कि क्या आईटी सर्विसेज के अंदर जो इनपुट है वो क्या डाटा है, तो सिंपली हम देखेंगे कि ज़ाहिर है इनपुट किसी भी सिस्टम के अंदर इन होने वाली चीज़ है, इन होने वाला सिंबल ये है और इस सिंबल के बारे में क्या लिखा हुआ है कि ये सिंबल डाटा है। तो हम यहाँ से क्लियरली इस चीज़ को आंसर कर सकते हैं, हम बड़ी आसानी से हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं इन 4 सवालों के बारे में। अगर इन 4 चीज़ों के बारे में मुझे लिखना पड़ जाए तो आप देखें कि ये क्वेश्चंस जो हैं इनके अगर आप वर्ड्स काउंट कर लें तो कितने ज़्यादा हैं, लेकिन इस पिक्चर के अंदर जो आंसर्स हैं वो क्लियरली हमें इसको देखते ही मिल जाते हैं। तो ये बात तो 100% क्लियर है कि विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी सिस्टम इज वर्थ बेटर देन रिटन एक्सप्लेनेशन। तो इसी उसूल को मद्देनजर रखते हुए जो है ना वो हम जो है वो आज डिफरेंट डॉक्यूमेंटेशन या विजुअल डॉक्यूमेंटेशन टेक्निक्स जो है ना वो उनको रीड आउट करेंगे। तो अब इसकी ज़रूरत के हवाले से अगर हम बात कर लें तो हम जानते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी सिस्टम होता है ना, अगर फ़र्ज़ करें कंप्यूटराइज सिस्टम की ही हम बात कर रहे हैं, तो कंप्यूटराइज सिस्टम जो होगा, जो भी कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ कर रहे हैं तो उसको जो बंदा इस्तेमाल करता है ना वो उसका एंड यूज़र कहलाता है। अब एंड यूज़र कौन है? सिस्टम को डिज़ाइन करने वाला बंदा भी एंड यूज़र है, सिस्टम को ऑडिट करने वाला बंदा भी एंड यूज़र है और इसके अलावा जितने भी लोग हैं वो सिस्टम के एंड यूज़र्स हैं जो उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। अब जब भी आप देखें, आप इवन के आप विंडोज़ की बात कर लें, किसी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की बात कर लें, अगर आप अपने कंप्यूटर में कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं ना तो उसकी हेल्प भी साथ ही या उसकी डॉक्यूमेंटेशन भी साथ ही आपको मिल जाती है। अब डॉक्यूमेंटेशन ना 2 तरीकों से लिखी जाती है। एक डॉक्यूमेंटेशन होती है कि जो लिखी जाती है यानी आपका सिस्टम कहाँ से शुरू हुआ, किस डेवलपमेंट लाइफ साइकिल से गुजरता हुआ वो एक मैच्योर सिस्टम बना है, इस सारी कहानी को डॉक्यूमेंट किया जाएगा, इन सारे प्रोसेस, इन सारे अमल को लिखा जाएगा बाकायदा, ठीक है। अब वो जो लिखना है ना वो कहलाता है सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन। ये कोई नई चीज़ नहीं है, अगर नई चीज़ भी है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसको समझना आसान है। जब भी कंप्यूटर के अंदर कोई सिस्टम बनाया जाता है, वो चाहे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम हो, वो चाहे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम हो, या वो कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम है, कुछ भी है, अगर कंप्यूटर साइंसेस कंप्यूटर के अंदर किसी भी इंफॉर्मेशन सिस्टम को डेवलप किया जाता है तो उस सिस्टम की डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के जितने फेजेस हैं उनको हम डॉक्यूमेंट करते हैं एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट के अंदर, जिसे हम सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन कहते हैं। अब बनाते ये क्यों हैं, ये सबसे स्ट्रॉन्ग रीजन इसकी जो है ना वो ये है कि फर्ज करें ये सिस्टम डेवलप करवाया आपने थर्ड पार्टी से, या ये सिस्टम डेवलप किया आपने इन हाउस। आपको याद होगा कि हम जब सिस्टम को बनवाते हैं तो या तो हम बाहर से बनवाएंगे, अगर एक बड़ा सॉफ्टवेयर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जैसे HBL है, जैसे मैंने यूनिवर्सिटीज़ का नाम बताया था, वो तो अपने सिस्टम बाहर से नहीं बनवाते। HBL का सारा सिस्टम HBL का अपना सॉफ्टवेयर हाउस बनाता है। अब जो सॉफ्टवेयर हाउस है उसमें बंदे जो हैं वो चेंज हो जाते हैं, मतलब एक टीम जो है ना वो डिसाइड हुई, उस टीम को किसी ने लीड किया और चंद प्रोग्रामर्स ने मिलकर आपके HBL की ऐप जो है ना वो बना दी। अब 10 साल बाद या 5 साल बाद आप उस ऐप में कुछ चेंज करना चाहते हैं, लेकिन उस टीम के कुछ बंदे मौजूद नहीं हैं, तो अब आपको क्या पता चलेगा कि उन्होंने क्या डेवलप किया था, कैसे डेवलप किया था। समझ आई बात की? इस सवाल को हल करने के लिए सिस्टम डिजाइनर्स के अंदर, उस सिस्टम के अंदर मुस्तकबिल के अंदर चेंज लाने के लिए, मुस्तकबिल के अंदर उसके ऊपर फर्दर इन्हांस करने के लिए हम डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, और उसी डॉक्यूमेंटेशन को आपके सिस्टम डिजाइनर्स पढ़ रहे होते हैं और ऑडिटर्स पढ़ रहे होते हैं। ऑडिटर्स जो है ना वो ट्रेल करना चाहते हैं किसी भी मनी लॉन्ड्रिंग को या किसी भी हवाले से किसी एंट्री को, कि यार ये आंसर जो है ना ये आया है, ये हमारे पास मैनुअली तो ठीक नहीं आ रहा, लेकिन ये कंप्यूटर ने इसको कैसे किया। अब उन्हें कैसे पता चलेगा? वो सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन खोलेंगे, सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन के अंदर रिटन फॉर्मेट में और विजुअल डायग्राम्स की सूरत में वो सिस्टम सारे का सारा पेपर के ऊपर बना हुआ आपको मिल जाएगा, और उस पेपर के बने हुए सिस्टम में से, जिसमें विजुअल डायग्राम्स भी मौजूद होंगी, वो सारी चीज़ें उसके अंदर मौजूद होंगी, वहाँ से उन्हें हेल्प मिलेगी कि ये सिस्टम इन एक्चुअल काम कैसे कर रहा है। समझ आ रही है? तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हर वो बंदा जो इस सिस्टम का एंड यूजर है, दे मस्ट हैव द एबिलिटी टू डॉक्यूमेंट द सिस्टम इन ग्राफिकल एज वेल। ये डिजाइनर को भी सीखने की जरूरत है, ये ऑडिटर्स को भी सीखने की जरूरत है। हो सकता है ऑडिटर जिंदगी में कभी भी किसी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम की डायग्राम ना बनाए, आपने नहीं बनानी ये डायग्राम, ये मैं क्लियरली बता रहा हूँ। एज एन अकाउंटेंट आपको जिंदगी में कभी जरूरत नहीं पड़नी
कि आप डॉक्यूमेंट करें किसी को या आप विजुअल डायग्राम बनाएं, लेकिन आपने आपके सामने सिस्टम की डॉक्यूमेंटेशन आनी है, आपने उसके डायग्राम्स को देखना है। तो जब तक आपको नहीं पता होगा कि कौन कौन सी डायग्राम्स, कौन कौन सी डॉक्यूमेंटेशन टेक्निक्स मौजूद हैं, आप कैसे डिसाइड कर लेंगे। तो 6 बेसिक टेक्निक्स मौजूद हैं, जिनमें से सबसे पहली टेक्निक है डाटा फ्लो डायग्राम्स। और जो दूसरी टेक्निक है, सॉरी ज़रा मैं चश्मा लगा लूँ तो मुझे ना, ताकि आसानी से नज़र आए, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम है जी। कैसा लग रहा हूँ जी चश्मे के अंदर में, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है ना। मेरा ख्याल है आपने मुझे पहले चश्मे में नहीं देखा होगा। ओके जी, तो एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम्स होती हैं। इसी तरह डॉक्यूमेंट फ्लो चार्ट्स हैं और सिस्टम फ्लो चार्ट्स हैं और प्रोग्राम फ्लो चार्ट्स हैं और रिकॉर्ड लेआउट डायग्राम। असल में ना हम इन लफ्जों को ये समझते हैं कि ये कंप्यूटर वालों ने ही पढ़ना होता है। नहीं भाई, हर वो बंदा जो सिस्टम को डील करता है, सिस्टम को पढ़ता है, तो सिस्टम हम देख कर आए हैं, इंफॉर्मेशन सिस्टम तो दुनिया के हर शोबे में है। एचआर वाले भी यूज कर रहे हैं, ठीक है, एजुकेशन वाले भी यूज कर रहे हैं, एग्रीकल्चर वाले भी यूज कर रहे हैं और अकाउंट्स वाले भी यूज कर रहे हैं। जब अकाउंट्स वाले यूज करते हैं तो वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम बन जाता है, जब मैनेजमेंट वाले यूज करते हैं तो वो मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम बन जाता है, और जब एचआर वाले यूज करते हैं तो वो ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम बन जाता है। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम में सिस्टम मौजूद है, और सिस्टम को ऑन पेपर डिजाइन करने के लिए, ऑन पेपर ड्रॉ करने के लिए, प्लान करने के लिए हमें डॉक्यूमेंटेशन टेक्निक्स की जरूरत होती है। और 6 डॉक्यूमेंटेशन टेक्निक्स हैं। यही डॉक्यूमेंटेशन टेक्निक्स जो हैं, ये विंडोज अगर बनी है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज बनी है, तो वहां भी यही यूज हुई हैं। और अगर कोई ईआरपी सॉल्यूशन बना है, जैसे सैप का नाम आपने सुना है, वहां भी ये यूज हुई हैं। और आपने क्विक जो है ना, क्विक बुक का नाम सुना है, वहां पर भी ये बनी है। एचबीएल का जो सिस्टम बना है, वहां भी ये यूज हुई हैं। और अगर किसी यूनिवर्सिटी ने अपना लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम बनाया है, तो वहां भी ये टेक्निक्स यूज हुई हैं। ये बेसिकली सिस्टम को डॉक्यूमेंट करने की टेक्निक्स हैं, इसका कंप्यूटर से कोई ताल्लुक नहीं है। तो हम चूंकि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम को पढ़ रहे हैं, तो लिहाजा हमें इन टेक्निक्स के बारे में पता होना चाहिए, इल्म होना चाहिए। बेशक हमने इन टेक्निक्स, इन डॉक्यूमेंटेशन टेक्निक्स को अपनी फ्यूचर लाइफ में यूज़ भी नहीं करना। तो आज हम जिस टेक्निक को देखेंगे वो 2 टेक्निक्स हम आज डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में होगी। पहली है जी डाटा फ्लो डायग्राम की। डाटा फ्लो डायग्राम जैसा कि नाम से जाहिर है, ये डाटा के फ्लो को जाहिर करती है, ठीक है, कि डाटा फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सिस्टम जो है वो फ्लो करता है और वो टूवर्ड्स द अदर पार्ट ऑफ सिस्टम हो जाता है। जैसे एक कस्टमर से डाटा फ्लो करते हुए सेल्स डिपार्टमेंट में कैसे जाता है, या एक कस्टमर जो है जब एक सेल्स रिक्वेस्ट लेके आता है कि जी मैंने फलां चीज़ खरीदनी है, तो उसने एक आपको जो है ना वो सेल्स ऑर्डर दे दिया, कोई भी नाम हम उसको दे लेते हैं। जो वो सेल्स ऑर्डर आपको देगा, वो सेल्स ऑर्डर फुलफिल होना है, फुलफिल हो के उस बंदे को अशिया मिलनी है, प्रोडक्ट्स मिलनी है। अब ये सारे का सारा डाटा कहाँ से घूमता हुआ, किन प्रोसेस से गुजरता हुआ आप तक पहुंचेगा, इस सारे की पिक्चर ड्रा करना ये डाटा फ्लो डायग्राम है। इसके अंदर बेसिकली सिंबल्स इस्तेमाल होते हैं, और ये सिंबल्स जो हैं हमारे पास एंटिटीज के लिए हैं, प्रोसेस के लिए हैं, डाटा फ्लो के लिए हैं, डाटा स्टोर के लिए हैं। डाटा फ्लो डायग्राम में 4 सिंबल इस्तेमाल होते हैं। पहला सिंबल एंटिटी के लिए, दूसरा प्रोसेस के लिए, तीसरा डाटा फ्लो के लिए और चौथा डाटा स्टोर के लिए, ठीक है। अब एंटिटीज क्या हैं, ये सारे के सारे डिफरेंट लेवल्स हैं इसके, उसको हम बयान करते हैं। सबसे पहले एंटिटी के बारे में पढ़ लेंगे। एंटिटी जो है ना जी, विकीपीडिया क्या कहता है, एंटिटी इज समथिंग दैट एग्जिस्ट, हर वो शय जो एग्जिस्ट करती है। कैसे एग्जिस्ट करना, ये नहीं है कि जिस तरह बंदा एग्जिस्ट करता है, या तो वो एक्चुअली हो, मतलब हकीकत में हो, टेंजिबल हो, फिजिकल हो, या पॉसिबली हो के, यानी इम्कानात हैं कि ये हो सकता है, कंक्रीटली हो या एब्स्ट्रैक्टली हो, तखयलाती भी हो सकती है और वजूद के साथ भी हो। ट्रांजैक्शन क्या है, एक एंटिटी है, लेकिन ट्रांजैक्शन का कोई वजूद नहीं है। लेकिन जब भी हम 5 चीज़ों की बात करेंगे कि जी डेट है, पोस्ट रेफरेंस है, कोई अमाउंट डेबिट हो रही है, क्रेडिट हो रही है, तो हमें पता चल जाएगा कि ये साहब जो है ना, ये ट्रांजैक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। जब भी बात होगी कि जी एक जो है ना वो एक एंटिटी है, उसका कोई रोल नंबर होता है, उसका कोई नाम होता है, उसका एक डिग्री का नाम है, तो फौरन पता चल जाएगा कि ये स्टूडेंट एंटिटी के बारे में बात कर रहे हैं। आपने ना उर्दू की बुक्स के अंदर या बात करते हुए अक्सर लोगों को ना एक लफ्ज़ कहते हुए सुना होगा, शय।
तो ये जो उर्दू में हम शय कहते हैं ना, इसको इंग्लिश में हम एंटिटी कहते हैं। तो हर पर्सन, पार्टनरशिप, ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस जो कि लीगली आइडेंटिफाई हो सकता है, यानी मैं ये कहता होता हूँ, जो मैंने डेफिनेशन बनाई है ना एंटिटी की, दुनिया में हर काबिल शनाख्त चीज को हम क्या कहेंगे, एंटिटी कहेंगे। ये अल्फाज मैंने खुद से बनाए थे, लेकिन जब मैंने इसको पढ़ा बिजनेस डिक्शनरी में तो वाकईतन वही थे, आइडेंटिफाइबल एग्जिस्टेंस है। मसलन लेजर क्या है, ये भी एक एंटिटी है। मसलन ट्रांजैक्शन क्या है, अब ट्रांजैक्शन का तो कोई वजूद नहीं है, ये भी एक एंटिटी है। ठीक है जी। एडमिशन क्या है, एंटिटी है। रजिस्ट्रेशन क्या है, एंटिटी है। सेल्स क्या है, एंटिटी है। जिस शय के मतलब हम कोई डाटा इकट्ठा कर सकते हैं, उस शय को आप एंटिटी कह सकते हैं। चलें जी, खैर आगे चलते हैं, लंबी बहस हो गई है, कितने एंटिटी के रौले में ही ना आप पड़ जाएं। तो एंटिटीज इन डीएफडी आर एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स, ये बेसिकली एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स होंगे, और ये किस तरह एक सिस्टम का हिस्सा बनेंगे अभी हम देखते हैं जी। एंटिटी को जाहिर करने के लिए जो सिंबल इस्तेमाल होता है इसमें, वो है ये रेक्टेंगल बॉक्स जो है ना, और इसके अंदर उसका नाम लिखा हुआ होता है जी। जी, तो ये देखें एक रेक्टेंगुलर सिंबल है और उसके अंदर आप उस एंटिटी का नाम लिख देंगे। जैसे ये कस्टमर है, तो देखें कस्टमर की पहचान होती है या नहीं होती है। स्टूडेंट है, कस्टमर है, सेल्समैन है, ये सारे, और इसके अंदर आमतौर पे नाउन लिखा जाता है, ये भी याद रखिएगा। एंटिटी जो होती है ना, ये एक सिस्टम के अंदर जितने नाउन्स होते हैं ना, उनको हम एंटिटी कहते हैं। ठीक है, कस्टमर है, सप्लायर है, वेंडर है। अच्छा, दूसरा सिंबल देखें जी। बाकी एंटिटी का नाम आप इस तरह लिखेंगे, इनपुट सोर्स होगा या आउटपुट डेस्टिनेशन होगा। डाटा आपका जहां से जनरेट होगा वो भी एंटिटी होगी, और डाटा आपका जहां जाएगा वो भी आपकी एंटिटी होगी। ये बेसिकली सोर्स कहलाएंगे। उसके बाद प्रोसेस होगा जी। आपका डाटा किसी प्रोसेस से अगर गुजर रहा है तो उसके लिए आप ये राउंडेड रेक्टेंगल जो है ना वो लगाएंगे, जिसके कॉर्नर जो है ना वो राउंड होते हैं। ठीक है, इसको हम यूज करेंगे। और डाटा स्टोर क्या है, आपने डाटा को प्रोसेस करने के लिए आपके पास कोई स्टोर है जहां पे कोई डाटा पड़ा हुआ है, तो वहां से जब आप डाटे को इस्तेमाल करेंगे, ना तो वो एंटिटी है ना वो प्रोसेस है, एक अलहदा से स्टोर पड़ा हुआ है। जैसे मैं एक मिसाल देता हूं कि आपके पास एक कस्टमर आता है और वो आपको कभी कभी आता है, वो उसका अकाउंट नंबर आपको याद नहीं है। अब वो आके आपको अपनी रिसीप्ट देता है या सेल्स ऑर्डर देता है, तो आप देखना चाहते हैं कि यार इसका अकाउंट नंबर क्या है। आप एक बुकलेट उठाते हैं जिसके अंदर आपने चार्ट ऑफ अकाउंट बनाया हुआ है, तो ये जो चार्ट ऑफ अकाउंट जहां से अब आपने रिकॉर्ड को वेरीफाई किया, ये आपका डाटा स्टोर है। ठीक है जी। बाकी ये सिंपल तीर है, ये चार सिंबल मिलते हैं तो डाटा फ्लो सिंबल्स बनते हैं। अब आपको याद होना चाहिए, फॉर एग्जांपल पेपर में सवाल आता है व्हाट इज डाटा फ्लो डायग्राम, तो सबसे पहले तो आप डाटा फ्लो डायग्राम को एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद उसकी सिंबल्स को एक्सप्लेन करेंगे, और उसके बाद आप एक सैंपल डाटा फ्लो डायग्राम बनाकर और उसको आप एक्सप्लेन कर देंगे, तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। देखें जरा जी, ये डाटा फ्लो डायग्राम्स है जी। मेरा तो नहीं ख्याल कि मुझे ये बताने की जरूरत है आपको, लेकिन फिर भी मैं चंद चीजें आपको बताता हूँ जी। सबसे पहले देखते हैं जी इसमें एंटिटीज कौन कौन सी हैं जी। ये कस्टमर एंटिटी है जी, और ये कैरियर एंटिटी है जी। डाटा स्टोर कौन कौन से हैं जी, क्रेडिट रिकॉर्ड, शिपिंग लॉग, सेल्स ऑर्डर और कस्टमर AR रिकॉर्ड। और प्रोसेस कौन से हैं जी, चार प्रोसेस हैं जी, अप्रूव सेल्स, शिप गुड्स, बिल कस्टमर एंड प्रिपेयर अकाउंट्स रिसीवेबल। ये चार आपके पास प्रोसेस हैं, और ये जितने एरो कीज हैं ये सारे के सारे जो हैं ये डाटा फ्लो को शो कर रहे हैं। अब अगर आप गौर से देखें, एक भी सिंबल ऐसा नहीं है जिसका कोई ना कोई नाम नहीं रखा। नाम कैसे रखे हुए हैं ये चीजें हमने पहचान करनी है। एंटिटीज के नाम नाउन्स पर मुश्तमिल है। ठीक है, और जो हमारे पास प्रोसेस हैं ये वर्ब से शुरू हो रहे हैं। अप्रूव किसको करता है, सेल्स को। शिप किसे करता है, गुड्स को। बिल किसे करता है, कस्टमर को। और प्रिपेयर करता है चार्ट अकाउंट्स को। इसके अलावा जितने भी डाटा फ्लो हो रहा है, यहां से आया सेल्स ऑर्डर, और उसके बाद अप्रूव सेल्स को चेक करके जो ऑर्डर बिल के पास गया उसका नाम है अप्रूव्ड सेल्स ऑर्डर। यहां से है, ये भी सेल्स ऑर्डर ही है, ध्यान से देखिएगा। ये सेल्स ऑर्डर आया, इसने इस बंदे ने यहाँ से इसे अप्रूव किया, अप्रूव करने के बाद ये जो है ना वो शिप गुड को चला गया और यहाँ चला गया। जब इधर गया तो इसका नाम बन गया स्टॉक रिलीज, और जब ये नीचे आया तो इसका नाम यही वही सेल्स ऑर्डर था, लेकिन आपने यहाँ पे डिफरेंट नेम इसको देना है। तो हम इसके ऊपर क्या लिख देंगे, अप्रूव्ड सेल्स ऑर्डर। ये सेल्स ऑर्डर है, यहाँ से अप्रूव होने के बाद एक स्टॉक रिलीज बनी, शिप इधर चला गया, यहाँ से एक पैकिंग स्लिप बनी और ये कैरियर के पास चली गई। ठीक है, यहाँ से एक शिपिंग नोटिस आया इसके पास, और यहाँ से अप्रूव्ड सेल्स ऑर्डर आया, तो बिल वाले ने जो है ना एक बिल जनरेट कर दिया। बिल जनरेट करके उसने इसको जो है ना वो प्रिपेयर पोस्टिंग डाटा के अंदर भेज दिया, जहाँ से ये कस्टमर के अकाउंट रिसीवेबल में लिखा जाएगा।
और उसके बाद ये जो बिल है ये दोबारा कस्टमर को दे दिया जाएगा ताकि कस्टमर जो है वो इसकी पेमेंट को इनिशिएट करेगा। समझ आ गई बात की। देखें जी, ये एक ही डायग्राम के अंदर हमने सेल्स के प्रोसेस को या सेल्स ट्रांजैक्शन को कितनी आसानी से समझ भी लिया और हमें पता चल गया कि अगर हम एक सेल्स को रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो सिंपली ये 4 इसके अंदर प्रोसेस होंगे, 4 डाटा सोर्स हमें यूज करने पड़ेंगे जी। क्रेडिट रिकॉर्ड्स क्या हैं जी, हम चेक करेंगे कि इस बंदे की क्रेडिट लिमिट क्या है, ठीक है जी। शिपिंग लॉग क्या है, शिपिंग लॉग में हम चेक करेंगे कि शिप्स जो है ना वो गुड्स कैसे जाती हैं, इस बंदे का एड्रेस शिपिंग लॉग में मौजूद है या नहीं है। और इसी तरह जब आपने ये सेल्स ऑर्डर को प्रोसेस कर लेना है तो जाहिर है इस सेल्स ऑर्डर को आपने रिकॉर्ड के लिए सेव करना है अपने पास, तो आप सेल्स ऑर्डर के स्टोर के अंदर इसे सेव कर लोगे। और जब आपने अकाउंट रिसीवेबल को प्रिपेयर करना है तो डेफिनेटली ये रिकॉर्ड आपका कहाँ लिखा जाएगा, कस्टमर के अकाउंट रिसीवेबल रिकॉर्ड्स में लिखा जाएगा। इस तरह ये सिंबल्स हैं हमारे पास, जो चीजें आपको एक डीएफडी बनाते वक्त या रीड करते वक्त या ऑब्जर्व करते वक्त देखनी चाहिए वो सिंपल है। नंबर 1 क्या है जी, कि जो प्रोसेसेस हैं ये वर्ब से स्टार्ट होते हैं, जैसे शिप गुड है, अपडेट रिकॉर्ड है, रिसीव है। जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो नाउन की सूरत में लिखे जाते हैं, जैसे वेयर हाउस है, अकाउंट रिसीवेबल है, डिपार्टमेंट है। हर डाटा फ्लो का लेबल जो है वो यूनिक होता है। आप किसी डाटा फ्लो का लेबल देख लें जी, सारे मुख्तलिफ हैं जी। ये सेल्स ऑर्डर है तो किसी और जगह सेल्स ऑर्डर नहीं होगा, यहाँ पे अगर है तो थोड़ी सी चेंज के साथ है। यू हैव इन सम वे बीन चेंज, कुछ ना कुछ आपको चेंज करना पड़ेगा। जैसे सेल्स ऑर्डर था तो जब अप्रूव हुआ तो हमने उसका नाम अप्रूव्ड सेल्स ऑर्डर रख लिया। ये चंद बातें हैं जो डाटा फ्लो डायग्राम को बनाते वक्त रूल्स हैं जो आपको कैप्टन माइंड रखने होते हैं या आपको देखने होते हैं। समझ आ रही है जी बात की। चलें जी नेक्स्ट देखते हैं जी। दूसरी डायग्राम आ गई एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। ये सबसे आसान डायग्राम। अच्छा, इसमें सिंबल कितने हैं, सिर्फ 2 जी। ये रेक्टेंगल एंटिटी ये पुराना सिंबल ही है, और ये कंपनी कार सेल्स पर्सन है और ये कंपनी कार है। इन दोनों के दरमियान क्या रिलेशनशिप है, हर सेल्समैन सेल्स पर्सन को असाइन की जाती है एक कंपनी कार। हर कस्टमर प्लेस करता है सेल्स ऑर्डर और हर वेंडर जो है वो सप्लाई करता है इन्वेंट्री को। बस सिर्फ ये डायग्राम बना देना कि आपके सिस्टम में कौन कौन सी एंटिटीज हैं और वो एंटिटीज आपस में क्या रिलेशनशिप रखती हैं। रिलेशनशिप जो है वो वर्ब से जाहिर किया जाएगा, असाइंड, प्लेसेस, सप्लाई। और दूसरी चीज होती है रिलेशनशिप की कॉर्डिनलिटी, कि एक सेल्स पर्सन कितनी कंपनी कार को अवेल कर सकता है। वन सेल पर्सन कैन बी असाइंड ओनली वन कंपनी कार, तो ये 1 और 1 लिखा गया। इसे हम कॉर्डिनलिटी या डिग्री ऑफ रिलेशनशिप कहते हैं। वन कस्टमर कैन प्लेस मैनी सेल्स ऑर्डर्स, एम से मुराद यहाँ पे मैनी है तो इसने एक से ज्यादा सेल्स ऑर्डर जो है ना ये प्लेस कर सकता है। वन वेंडर मैनी वेंडर्स कैन सप्लाई मैनी इन्वेंट्रीज। तो एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम जो है ये बेसिकली फिजिकल सोर्सेस के दरमियान होता है, इवेंट्स को हैंडल करता है, एजेंट्स को हैंडल करता है और इनके रिलेशनशिप को हमारे सामने डिस्प्ले करता है। और रिलेशनशिप में ये एंटिटीज बता रहा होता है, लेबल लिखते हैं हम जो जो इनके दरमियान रिलेशन होता है। और तीसरी चीज हम इसमें सिर्फ डिग्री को बयान करते हैं कि इसकी डिग्री 1 to 1 है, 1 to many है या आपके पास many to many है। ठीक है, ये 1 to 1, 1 to many एंड many to many आपने जरूर अपने बीकॉम के कोर्सेज में जो है ना वो डेटाबेस के दौरान इसको पढ़ा होगा जी, कि एंटिटीज के दरमियान जो रिलेशन। तो ये थी आज की हमारी दोनों डायग्राम्स, 2 डॉक्यूमेंटेशन टेक्निक्स, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम और डाटा फ्लो डायग्राम जो आज हमने पढ़नी थी। हम डॉक्यूमेंटेशन टेक्निक्स क्यों पढ़ते हैं, इसकी ज़रूरत एक ऑडिटर को, एक अकाउंटेंट को क्यों है, तो ये चीज़ भी हमने बयान की कि हर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम की चूँकि दूसरे सिस्टम्स की तरह डॉक्यूमेंटेशन मौजूद होती है, आपको ज़िंदगी में कभी वो डॉक्यूमेंटेशन उठानी पड़ गई तो जब आप उसको खोलोगे तो उसमें इस तरह के सिंबल और इस तरह की अलामतें होंगी, तो आप वहाँ पर परेशान ना हो, आपको पता चल जाए कि ये डाटा फ्लो का सिंबल है, ये एंटिटी का सिंबल है और ये ऐसे ऐसे काम कर रहा है। ठीक है जी, चलें जी देखते हैं जी कि आपने कितनी तवज्जो के साथ मेरी बात को सुना है। तो हम एक छोटा सा क्विज है हमारा, हमने आइडेंटिफाई करने हैं सिंबल्स को। ये मैंने 4 सिंबल लिख दिए हैं और ये मैंने उनके नाम लिख दिए हैं। अब हमने ये देखना है कि इसमें से कितने आपके ठीक होते हैं और कितने आपके गलत होते हैं। जितने आपके ठीक होंगे, एक का जो है ना वो आप इसको वेटेज दे लें 25%, तो ये 4 हैं तो ये बन गए आपके 100%। अगर आपके 2 ठीक होंगे तो उसका मतलब है कि 50% आपने
तवज्जो के साथ या समझ के साथ आपने काम किया, और अगर ये 75 है तो कम से कम 50 तो होने चाहिए जी। ठीक है जी, तो रेडी है जी। चेक करते हैं जी सबसे पहला जी। ठीक है जी, ये एंटिटी का सिंबल है जी, बिल्कुल सही है जी। दूसरा चेक करते हैं जी, तो ये प्रोसेस का सिंबल है, राउंड रेक्टेंगल है ये। और तीसरे को चेक करते हैं तो ये हमारे पास आ गया जी डाटा फ्लो का सिंबल। और लास्ट वाला तो डेफिनेटली फिर आपके सामने डाटा सोर्स का सिंबल आ गया जी। तो ईमानदारी के साथ आपने वीडियो के कमेंट्स में ज़रूर लिखना है जी कि आपने कितने को पहचाना और कितने आपकी समझ में नहीं आए। बहुत शुक्रिया जी, अपनी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।